चलते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टेज टू है आपका वाताग्र जनन का स्टेज। वाताग्र जनन यहीं पे होगा। इसमें दो दशाएं हैं। दो तरह के फ्रंट बन सकते हैं, दो दशाएं होती हैं। यदि शीत वायु सक्रिय हो और बी यदि गर्म वायु सक्रिय हो। शीत वायु सक्रिय होगा तो बनेगा कोल्ड फ्रंट, गर्म वायु बनेगा वार्म फ्रंट। सिंपल सा है। जो वायु सक्रिय है वही फ्रंट का नाम होगा। अब हम लोगों को देखना है, समझना है कि कोल्ड फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट के प्रकार क्या हैं, कोल्ड फ्रंट से किस प्रकार का मौसमी परिवर्तन होता है और कोल्ड फ्रंट की विशेषताएं क्या है। इसको देखने के लिए एक डिस्कशन पहले करते हैं। जैसे देखो, दो डायग्राम का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। ये मान लेते हैं ना नॉर्थ अमेरिका है। अब एक वायु राशि यहां पर है और दूसरी प्रेरी वाली हमारी वायु राशि। ये जो वायु राशि ये है सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर, ये क्या है सीटी, ये सीटी। तो इन दोनों, इस वायु राशि को पछुआ ड्रैग कर रही है, इस वायु राशि को ध्रुवीय पूर्वा धक्का दे रही है। अब ये दोनों वायु राशियां इस तरह से यहां पर मिल रही हैं, इस तरह से यहां पे मिल रही हैं एक दूसरे से। अब दोनों जब मिलने लगेंगी तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो बीच में जो हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो बीच में पहले तो स्थैतिक वाताग्र बनेगा, स्थैतिक दशा है। दोनों क्यूब आकर के ऐसे जुड़ गया, तो बीच में स्थैतिक वाताग्र बनेगा। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या होता है। उसी स्टेज में हम लोग हैं कि अब क्या होगा। तो सेकेंड स्टेज में जब वाताग्र जनन शुरू होगा तो कोल्ड एयर को एक्टिव मानते हैं। कोल्ड एयर को एक्टिव तभी मानेंगे जब पछुआ ने इसको धक्का दे करके इस सीटी को पहुंचा दिया हो, यहाँ अंदर पहुंचा दिया कनाडा के अंदर में। तो कनाडा के अंदर में पहुंच गया। अगर 60 डिग्री से ऊपर गर्म वायु राशि पहुंच गई तो वहां पर पछुआ तो सक्रिय है नहीं, वहां तो ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय है। तो जब ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय होगी तो वहां पे कॉन्टिनेंटल पोलर यानी ठंडी वायु ही ज्यादा सक्रिय होगी। फिर से सुनो, अगर गर्म वायु राशि पछुआ के क्षेत्र से निकल के पहुंच जाए ऊपर या ठंडी वायु राशि ऊपर से पहुंच जाए नीचे, तो दोनों दशा में सक्रिय कौन होगा? अगर गर्म वायु ऊपर चली गई है तो यहां तो फिर सक्रियता होगी ठंडी वायु की, और अगर ऊपर से ठंडी वायु नीचे आ गई है तो यहां सक्रियता होगी पछुआ की, यानी गर्म वायु सक्रिय होगा। तो ज्यादातर क्या होता है कि 60 डिग्री से ऊपर बनते हैं शीत वाताग्र। 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, इस पर ज्यादातर शीत वाताग्र बनेंगे और शीतकाल में शीत वाताग्र ज्यादा बनेंगे क्योंकि ठंडी वायु एक्टिव हो जाती है। और ग्रीष्म काल में जब पछुआ स्ट्रांग है, जब सूर्य ध्रुवों की तरफ शिफ्ट करता हुआ है, उत्तरायण हो रहा है, दाब पेटियां उत्तरायण सब हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि पछुआ का प्रभाव 65 डिग्री तक बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वाताग्र बनेगा उसमें गर्म वाताग्र बनने की ज्यादा संभावना रहती है। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी वायु सक्रिय है। अगर शीत वायु सक्रिय है तो कोल्ड फ्रंट, गर्म वायु सक्रिय है तो वार्म फ्रंट। फ्रंटोजेनेसिस का ये मूल है। अब ठंडी वायु सक्रिय होगी तो उससे क्या प्रभाव होगा और गर्म वायु राशि गर्म फ्रंट से कैसे ये अलग हो जाता है, इसको देखना बहुत जरूरी है और समझने का विषय भी यही है। पूरा पानी गिरा दिया मैंने।
तो अब आपको डायग्राम से प्रॉपर दिखाते हैं कि कोल्ड फ्रंट क्या होता है और कैसे बनता है। तो इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा नॉर्थ पोल, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है 40 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो पार्ट होगा ये लगभग इसको मान लेते हैं 60 डिग्री के आसपास का एरिया है। तो जो ट्रोपोपॉज होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे ट्रोपोपॉज की दशा होगी। तो ये है हमारा ट्रोपोपॉज, और जो फ्रंट होगा वो फ्रंट इस आकृति का होगा। क्यों इस आकृति का होता है? क्योंकि यहां देखो ध्यान से, कोल्ड एयर नीचे की ओर दबने लगती है, यहाँ पे कोल्ड एयर नीचे की ओर दबती है और इधर वार्म एयर ऊपर की ओर उठता है। इधर है वार्म एयर मास विच इज बीइंग ड्रिवन बाय पछुआ, और इधर से ध्रुवीय पूर्वा। इसमें सक्रिय हमने किसको माना? ध्रुवीय पूर्वा को माना है। पोलर स्टर्लीज को हमने सक्रिय माना है और वेस्टर्लीज को हमने माना है कि ये इतनी सक्रिय नहीं। और गर्म वायु और ठंडी वायु टकराने के बाद इस तरह का वाताग्र बनेगा जो उत्तल होगा। प्रश्न है उत्तल वाताग्र क्यों है? ये उत्तल क्यों है? उत्तल इसलिए है क्योंकि ठंडी वायु कभी भी ग्राउंड से ऊपर नहीं उठ सकती है और ग्राउंड पे क्रीप कर रही है। लेकिन क्या होगा कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण, ध्यान से सुनना है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण गति कम हो जाती है। जबकि मिडिल लेयर्स, ये सब देखो मिडिल लेयर्स है, किसी भी वाताग्र का ये मिडिल लेयर्स है, मिडिल लेयर पे सबसे कम फ्रिक्शन है। तो ये जो है ना मिडिल लेयर, ये आगे की तरफ ज़्यादा ये चला जाता है और नीचे ग्राउंड पे कम मूवमेंट होता है। इसलिए उत्तल प्रकार का एवं लगभग लंबवत ढाल का या फिर स्टीप स्लोप का, तीव्र ढाल का ये वाताग्र बने। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? उत्तल क्यों है, तीव्र ढाल क्यों है? अब देखो, अगर तीव्र ढाल है तो ये जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगी है, ये गर्म वायु उठने के क्रम में लगातार ऐसे इसके ऊपर फैलती चली जाएगी वाताग्र के। तो जो नीचे से लंबवत उठ रही है, तो सबसे पहले ये तो कौन सा बनेगा? लंबवत बादल कौन से हैं? तुम बताओ सोच करके, अच्छा लगेगा मुझे। लंबवत बादल कौन से हैं? क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षक मेघ, जैसे विश्वतीय वन में बना था, तो ये कपासी वर्षक मेघ यहाँ बनेगा। इसके बाद फिर देखोगे तो वही एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रैटस, इस तरह से बादलों का अनुक्रम आता है। और ये रहा वर्षा, ये रही वर्षा इस चित्र में। अब बादलों का अनुक्रम क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि बादलों का अनुक्रम क्या है। देख लो तुम, बादलों के अनुक्रम में लंबवत बादल बनेंगे क्योंकि ढाल तीव्र है और ढाल तीव्र होने के कारण संवहन जैसी क्रिया हो रही है, तो लंबवत बादल बनेंगे। अब लंबवत बादल हैं तो कैसी वर्षा होगी? गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा होगी। और फिर ऊपर में और कौन कौन से बादलों का अनुक्रम बनेगा? ऊपर में बादलों का अनुक्रम बनता है मध्य बादल का 2, फिर उच्च बादल का 3। जैसे आपने बादल में पढ़ा था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ बादलों का अनुक्रम भी बना देना है, तब आप ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बादलों का अनुक्रम याद रखना है। अब आपको देखना है कि ये जो वाताग्र है ये किस दिशा में जा रही है। ये इस दिशा में जा रही है, ये इसका डायरेक्शन होगा मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय है, तो ये जब इसका मूवमेंट होता है तो ये पूरा वायु राशि, ये जो वायु राशि है गर्म, और ये जो ठंडी वायु राशि है वो, और बीच का वातावरीय दशा, ये पूरा सिस्टम मूव करता है। मान लो हम यहाँ खड़े हैं और ये मान लेते हैं ठंडी वायु राशि आ रही है, तो ये न्यूयॉर्क है, इसको मान लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी है। तो न्यूयॉर्क सिटी पे सबसे पहले क्या आएगा? कौन सा वेदर कंडीशन आएगा? सबसे पहले तो ए जैसा कंडीशन आएगा ना। उसके बाद फिर आएगा ये पहला वेदर कंडीशन ए जैसा आएगा, दूसरा वेदर कंडीशन बी जैसा आएगा, तीसरा वेदर कंडीशन सी जैसा आएगा। यानी किसी भी प्लेस पर
मान लो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क के ऊपर से अगर शीत वाताग्र निकल रही है तो तीन अलग अलग प्रकार की मौसमी दशाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले कौन निकलेगा? वार्म एयर मास। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, मान लो कि ये हमारा ठंडा वाला है, ब्लू कलर में देखना है, ये हमारा गर्म वाला है। अब इधर से ध्रुवीय पूर्वा धक्का दे रही है, तो यहाँ पे सिएटल के ऊपर में आ गया ये पूरा सिस्टम ही। दोनों वायु राशि और बीच में वाताग्र, ये सब एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं देखना हम आपको। तो ये तीनों सिस्टम सिएटल के ऊपर में आएगा, है ना। यहाँ बना हुआ है मान लो कोल्ड पोलर और वार्म वाला यहाँ बना हुआ है, तो अब ये बीच में बन गया हमारा वाताग्र, ये जो है उत्तर ढाल वाला वाताग्र मान लो बीच में बन गया। तो अब ये पूरा सिस्टम ही न्यूयॉर्क के ऊपर में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाताग्र आता है, वाताग्र के पहले गर्म वायु राशि आएगी, फिर वाताग्र उसके बीच में है, फिर ठंडी वायु राशि है। तो अगर ये आप समझना शुरू कर दोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे क्लाइमेटोलॉजी में और क्लाइमेटोलॉजी को लिखने में भी, है ना। फिर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देखोगे, समझते रहना है। अभी डायग्राम भी बना लो, डायग्राम बनाओ और समझना भी है। बन गया? ओके। अब देखो कि कैसे मौसमी दशाएं बदलेंगी। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी पे वार्म एयर मास आएगा, तो आप इसको समझना है, याद करना है कि वार्म एयर मास आएगा तो तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि हो गया, दाब में कमी, ताप और दाब तो लिखो ही। पवन की दिशा पछुआ, क्योंकि वार्म एयर मास में पछुआ पवन ही होगी, पछुआ पवन के क्षेत्र में वो उत्पन्न हुई है तो पछुआ पवन उसमें होगी। फिर वार्म एयर मास है तो उसमें कुछ न कुछ मॉइस्चर तो होगा ही, तो वार्म एयर मास में ये संभावित रहता है कि उसमें क्यूमुलस बादल हो, CU क्यूमुलस बादल हो, और क्यूमुलस बादल कुछ बूंदाबांदी करता है, तो इसमें होगा क्यूमुलस बादल। अगर मान लो कि वार्म एयर मास समुद्र तल पे बना हुआ है, तब तो पक्का ही क्यूमुलस बादल होगा, कपासी मेघ निश्चित रूप से होंगे। और गर्म वायु राशि है ना, तो गर्म वायु में संवहन जैसा कुछ न कुछ हो ही जाता है, उसके कारण वो उसमें क्यूमुलस बन ही जाएगा। और वैसे भी देखो कि अगर शीत वायु राशि एक्टिव है, ठीक से समझना, शीत वायु राशि एक्टिव है और शीत वायु ने इधर से पुश किया है, और ये शीत वाताग्र अगर इधर आ रहा है, तो न्यूयॉर्क तो इसकी तुलना में गर्म होगा ना, इन वाताग्र की तुलना में, वार्म एयर की तुलना में गर्म ही होगा। तो ये गर्म वायु राशि जब अपने से भी गर्म सतह के ऊपर में आएगी, तो इसमें नीचे से हीटिंग फ्रॉम बिलो और संवहन तो होने ही लगेगा, तो क्यूमुलस बादल तो बन ही जाएगा। तो क्यूमुलस बादल बनने की संभावना रहती है वार्म एयर मास में, और उससे कुछ वर्षा भी प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही सेकंड क्या है, सेकंड कौन आएगा? सेकंड आएगा कोल्ड फ्रंट। आपका कोल्ड फ्रंट सेकंड में आ जाएगा। जब ये सेकंड में आएगा तो वर्षा बहुत भीषण होने लगेगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से वर्षा होने लगेगी। और
और वाताग्र में लो प्रेशर रहेगा, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, तापमान की विलोमता की दशा रहेगी, बादलों का अनुक्रम दिखने लगता है। जैसे ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आगे जाएगा वैसे ही फिर एल्टो क्लाउड दिखेगा। जैसे जैसे आगे आगे फ्रंट खिसक रहा है ना, तो एल्टो दिखेगा, फिर सीरस दिखेगा। और सीरस का मतलब ही होता है कि कोल्ड एयर मास का प्रवेश हो चुका है। कोल्ड एयर मास का प्रवेश हो गया तो तापमान न्यूयॉर्क पे क्या होगा? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, पवन की दिशा पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा के क्षेत्र में बनी हुई है, और ये शुष्क होगा, स्वच्छ आसमान होगा, हाई क्लाउड्स दिखेंगे। इस तरह का जो मौसमी दशा होता है ना, वो प्रकट होने लगता है। तो आप अगर यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के स्टूडेंट होते तो आने वाले 5 क्लास में आप बहुत इंजॉय करते और बहुत कुछ समझ पाते। लेकिन अभी भी आप समझने की कोशिश करो और समझ सकते हो कि वायु राशियों के अभिसरण से उनके मध्य वाताग्र बन जाता है। और वाताग्र चूंकि गर्म एवं ठंडी वायु राशि के मिश्रण का क्षेत्र है, अतः वहां बादलों का एक अनुक्रम होगा। वाताग्रीय मौसम को जब भी पढ़ा जाएगा तो सिर्फ वाताग्र के अंदर मौसम परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वाताग्र के दोनों तरफ जो वायु राशियां हैं, ए बी सी, तीनों के मौसमी दशाओं, तीनों के कारण जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये है हमारा कोल्ड एयर मास।